सुर्खियों में सबसे पहले बात कोरोना के आंकड़ों की। पिछले 24 घंटे के दौरान नए आंकड़े कितने आए, नए मामले कितने आए? 29,689। ठीक हुए मरीजों की संख्या 42,263 और मौत का आंकड़ा 415। सरलीकरण ये इन आंकड़ों का कि 17 मार्च के बाद देश में कोरोना के सबसे कम नए मरीज आए। इसके अलावा एक्टिव केस लोड भी घटकर 4 लाख से नीचे आ गया, यानी 25 मार्च के आसपास जितने एक्टिव मरीज देश में थे अब लगभग उतने ही बचे हैं। अभी सबसे ज़्यादा केस केरल से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 11,586 नए केस आए। टीकाकरण की बात करते हैं। 26 जुलाई को देश में 66,03,122 टीके लगाए गए। इसके साथ ही टीकाकरण का कुल आंकड़ा हो गया 44,19,00,000। जिनके दोनों डोज लग गई हों उनकी संख्या करीब 9,54,00,000 है। टीकाकरण पर एक खबर और आई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि अगले महीने से बच्चों का टीकाकरण शुरू होने की संभावना है। आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक में माननीय मंत्री ये जानकारी दे रहे थे। दूसरी सुर्खी कर्नाटक से। येदियुरप्पा के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन? एक दिन के इंतजार के बाद बीजेपी ने नए नाम का ऐलान कर दिया है। बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया। नाम शायद पहले तय रहा होगा, लेकिन ऐलान करने की कुछ औपचारिकताएं होती हैं। इसी के तहत आज सुबह दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई और फिर केंद्रीय नेतृत्व की पसंद बताने के लिए बीजेपी के नेता बेंगलुरु पहुंचे। शाम को बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक हुई जिसमें बसवराज बोम्मई के नाम का ऐलान हुआ। बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे हैं। येदियुरप्पा की तरह बसवराज भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। येदियुरप्पा के क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते हैं और खबरें थी कि येदियुरप्पा ने ही बसवराज बोम्मई का नाम आगे बढ़ाया। तो येदियुरप्पा की सीएम की कुर्सी से हटने के बाद बीजेपी उनकी पसंद को ध्यान में रखकर ये फैसला ले पाई। बीजेपी ने भी किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर येदियुरप्पा और बहुसंख्यक लिंगायत समुदाय को, जो उसके साथ 90 के दशक से मजबूती से खड़ा है, उसकी नाराजगी मोल लेना मुनासिब नहीं समझा। एक बार फिर उसी समुदाय पर दांव खेला। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का जिक्र होता है बार बार। इनकी करीब 17% आबादी है। तीसरी सुर्खी भी राजनीति के मोर्चे से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आई। उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात वाली तस्वीरें आई। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पीएम से उनकी पहली मुलाकात है इस टर्म में। क्या बात हुई प्रधानमंत्री से, खुद ममता बनर्जी ने बताया। प्राइम मिनिस्टर के पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा पार्टी से विजिट है कि चुनाव के बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैंने कॉलन किया है। और ये प्रोटोकॉल कार्टिसी विजिट है, लेकिन कार्टिसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड के बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। उनके एजेंडे में विपक्ष के नेताओं से मुलाकातें भी रहीं और उससे भी सुर्खियां बनी। कांग्रेस नेता कमलनाथ, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। इसके अलावा कल ममता बनर्जी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर जाकर मुलाकात करेंगी। खबरें हैं कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इन मुलाकातों के मायने क्या हैं? क्या इन्हें यूनाइटेड अपोजिशन तैयार करने की किसी कोशिश का हिस्सा माना जाए? पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद क्या ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति में मोदी को चैलेंज करने की तैयारी कर रही हैं? टिप्पणीकारों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी किस्म की गोलबंदी में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले 2022 में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होने हैं और उसी सिलसिले में ये सारी मैराथन मीटिंग हो रही है। कोलकाता में ममता की रैली में विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए थे और शायद उनको धन्यवाद कहने की भी ये एक पहल हो। बाकी सियासत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम भी आगे बढ़ते हैं सुर्खी में। अब राजस्थान चलेंगे। पंजाब वाला झगड़ा सुलझाने के बाद अब कांग्रेस पूरा ध्यान राजस्थान पर लगा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट और सचिन पायलट का गुट, इसके बीच बैलेंस की कोशिशें तेज हो गई हैं। पिछले साल सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। सचिन पायलट ने मंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया था। इसके बाद हाईकमान ने सचिन पायलट को राजी करने के लिए कुछ आश्वासन दिए थे, जिसमें गहलोत मंत्रिमंडल में पायलट गुट के नेताओं को लेने की बात भी थी। लेकिन कोरोना को वजह बताकर गहलोत कैबिनेट में फेरबदल
अब तक टालते रहे, लेकिन खबरें हैं कि अब सुलह का फॉर्मूला तैयार हो गया है। मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सचिन पायलट गुट के करीब 6 नेताओं को वापस जगह मिल सकती है। गहलोत मंत्रिमंडल से कई मौजूदा मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। इसमें मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियों में भी पायलट गुट के नेताओं को हिस्सेदारी मिल सकती है। अनुपात कितना होगा, इसको लेकर अभी राय नहीं बन पाई। शनिवार को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन जयपुर गए। मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। उसके बाद फिर दौरे शुरू होंगे। पार्टी विधायकों से मंत्रियों के नाम पर रायशुमारी होगी और उसके बाद नाम का ऐलान होगा। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के आंकड़ों को लेकर सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, सरकार के दिए आंकड़ों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के आंकड़ों में 10 गुना का अंतर है। कोर्ट में सरकार ने 645 बच्चों पर कई योजनाओं के तहत 10 लाख रुपए प्रति बच्चा खर्च करने की जानकारी दी थी, लेकिन NCPCR ने मार्च 2020 से जुलाई 2021 के बीच अनाथ हुए बच्चों की संख्या 6,855 बताई। कोर्ट ने कहा कि हम लगातार जोर दे रहे हैं कि योजनाओं पर फौरन अमल किया जाए। इन आंकड़ों से लगता है सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। सरकार परियोजनाओं का ऐलान कर देती है, लेकिन अमल करने में फिसड्डी रह जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिलों में बाल सुधार केंद्र, बाल संरक्षण केंद्र और उनके अधिकारियों की पूरी फौज है, लेकिन आंकड़े और हकीकत कुछ और है। सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को कहा कि वो सरकार और NCPCR से बात कर कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में अनाथ बच्चों की PM केयर्स फंड से मदद करने के लिए भी कहा। यह भी कि न सिर्फ कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को, बल्कि इस दौर में और भी किसी वजह से अनाथ हुए सभी बच्चों को सरकार की योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। अगली सुर्खी संसद से। संसद में आज भी कुछ खास काम हुआ नहीं। पैक्सेस और किसान कानूनों को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा चलता रहा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। सांसद खेला होवे के नारे लगा रहे थे। स्पीकर ने हंगामा कर रहे सांसदों को बाहर जाने के लिए कहा, नहीं गए तो 11:45 पर कार्रवाई को स्थगित किया गया। दोबारा शुरू होते ही फिर हंगामा, फिर स्थगन, दिन भर ये चलता रहा। राज्यसभा में भी कमोबेश यही हुआ। राज्यसभा की 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ। सभापति वेंकैया नायडू ने कार्रवाई स्थगित की। 12 बजे फिर शुरू हुई, फिर हंगामा, पूरे दिन यही सिलसिला। हंगामे के बीच आज राज्यसभा में नेविगेशन बिल 2021 पास भी किया गया। ये बिल समुद्र में नेविगेशन के नियमों को लेकर है। संसद में हंगामा लगातार चल रहा है। विपक्ष सरकार को जिम्मेदार बता रहा है और सरकार विपक्ष को। आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी संसद को काम नहीं करने दे रहे, उन्हें लोगों के बीच एक्सपोज किया जाना चाहिए। और विपक्ष की मांग क्या है? सरकार को पैक्सेस के मुद्दे पर संसद में चर्चा करानी चाहिए। तो बात यह है कि अगर सारा झगड़ा पैक्सेस पर चर्चा का है तो सरकार ये चर्चा करवा कर सदन चला क्यों नहीं लेती। अब बात टोक्यो ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक्स 2020, जी इसका आधिकारिक नाम 2020 ही है। इसका तीसरा दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। भारत को हॉकी, बैडमिंटन और बॉक्सिंग में जीत मिली, लेकिन देश की जो बहुत उम्मीद थी शूटिंग में, वहाँ एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। दिन की शुरुआत में पिस्टल शूटर्स ने थोड़ी उम्मीद जगाई। सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट के लिए क्वालिफाइंग जो राउंड था पहला, उसमें टॉप पे रहकर पार किया, लेकिन अगले राउंड में वो दोनों कुछ खास नहीं कर पाए और 8 शूटर्स में 7वें नंबर पर रहे। इसी इवेंट में उतरे अभिषेक वर्मा और यशस्वी सिंह देसवाल की जोड़ी क्वालिफाइंग राउंड पार नहीं कर पाई, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि ये दोनों जो नौजवान हैं, नए हैं, सौरभ और मनु, ये इसको एक सबक की तरह लेंगे और आगे आने वाले ओलंपिक्स में और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओलंपिक में अब शूटिंग के बाद चलते हैं हॉकी के मैच की तरफ। भारतीय फैंस को खुशी मिली। ऑस्ट्रेलिया से हम बुरी तरह हारे थे, लेकिन बाउंस बैक करते हुए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज स्पेन को 3-0 से हराया। टेबल टेनिस में हमारे नंबर 1 खिलाड़ी शरद कमल ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन चीन के लेजेंड खिलाड़ी मा लॉन्ग के आगे कुछ खास नहीं कर पाए, जूझ कर हारे और बाहर हो गए। इसके ठीक बाद मेंस बैडमिंटन डबल्स में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ग्रेट ब्रिटेन के शटलर्स को 21-17, 21-19 से हराकर भी ओलंपिक्स से बाहर हो गए। उन्हें अपना इकलौता ग्रुप मैच हारने का नुकसान उठाना पड़ा। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स क्वालिफायर से भी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आई। भारतीय शूटर्स इवेंट क्वालिफायर के पहले राउंड से ही बाहर हो गए। दिव्यांश सिंह पवार और इलावेनिल वलारिवन 12वें, जबकि अंजुम मुदगिल और दीपक कुमार 18वें नंबर पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की रेस से पीछे छूट गए। दिन का अंत अच्छा हुआ। 69 किलो वर्ग में विमेन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने राउंड ऑफ 16 में बेहतरीन जीत दर्ज की, क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली, यानी अब वो मेडल से एक जीत दूर है।